हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं अभी क्लास 10th विज्ञान, जिसमें हमारा पोर्शन चल रहा है फिजिक्स का। हमने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जिसकी फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है। इसका कुछ बेसिक क्वेश्चन जो थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन आज हमारी इसकी सेकंड क्लास है और इसके कुछ क्वेश्चन आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो बात करते हैं। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। तो सबसे पहली कंडीशन में हमें दे रखा है क्या, कि किसी कार की हेडलाइट यदि हमें दे रखी है, गाड़ी है, गाड़ी की एक हेडलाइट है, तो उस हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाएगा। किसी वाहन का साइड दर्पण दे रखा है, उसमें कौन से दर्पण का उपयोग किया जाएगा, और सौर भट्टी में हमें कौन से दर्पण का उपयोग किया जाएगा। तो बात करते हैं हम, किसी कार की हेडलाइट जो दे रखी है ना, उस हेडलाइट में हम उपयोग करेंगे किसका, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। किसी वाहन का साइड दर्पण, साइड मिरर के रूप में हम उपयोग करेंगे किसका, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण। और सौर भट्ठी में हम उपयोग करेंगे अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। तो ये था इस क्वेश्चन का जवाब। अगली स्लाइड में चलते हैं तो बात करते हैं क्वेश्चन की, कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, यानी बोले तो साइड मिरर के रूप में वरीयता देते हैं। क्यों, इसके पीछे क्या वजह है भाई। तो हम वाहनों में उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में वरीयता देते हैं। इसके पीछे वजह है कि ये उत्तल दर्पण जो होता है वो हमारा एक तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा वस्तु का और छोटा बनेगा, तो सीधे प्रतिबिंब को जो ड्राइवर पीछे का दृश्य जो होता है उसे आसानी से देख सकता है, और बड़ी वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो उस दर्पण में हम आसानी से उसे देख सकते हैं। क्लियर। तो इस वजह से हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। क्लियर। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अवतल दर्पण की। ये हमारा एक अवतल दर्पण है और इसको हमने बाहर से पॉलिश किया है। ये हमने इसको पॉलिश कर दिया, ये हमारा अवतल दर्पण बनके तैयार हो गया। ठीक है। और ये है इसकी मुख्य अक्ष, इसे हम कहते हैं इसकी क्या, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। तो भाई दर्पण कहता है कि दर्पण के सामने ये कोई वस्तु रखी हुई है, ये कोई वस्तु है, वस्तु जिसे हम नाम दे देते हैं ए बी। इस वस्तु से चलेंगी क्या, प्रकाश की किरणें। ये वस्तु से सामने से प्रकाश की किरणें चल के आ रही हैं। तो कहा गया है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अब यहां से ये होंगी क्या, परावर्तित। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर ये प्रकाश की किरणें जाती हैं, उस बिंदु को इस अवतल दर्पण का हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बात। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु रखी हुई है इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ पर इनका क्या होगा, परावर्तन। और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर ये जाएंगी, उस बिंदु को हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए भाई। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण हमारा चाहे तो वो अवतल भी हो सकता है, हमारा चाहे वो उत्तल भी हो सकता है। हमने इसको बाहर से पॉलिश कर दिया है
और जैसे ही हमने इसको बाहर से पॉलिश किया तो हमारा ये गोलीय दर्पण तो बन गया है, लेकिन गोलीय दर्पण में कौन सा दर्पण बना हमारा ये अवतल गोलीय दर्पण। तो हमें इसकी फोकस दूरी को परिभाषित करना है। तो भाई गोलीय दर्पण के फोकस की उसके ध्रुव से दूरी, वही इसे हम कहते हैं ये इसका ध्रुव। ये अभी हमने बनाया था, इसका क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष। इसको हम कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष। ये हमारा मुख्य अक्ष और इसे कहते हैं हम ध्रुव P। ये कहलाता है हमारा क्या, ध्रुव P। तो गोलीय दर्पण के फोकस की उसके ध्रुव से दूरी, मान लो ये इसका फोकस है, मुख्य फोकस है F, तो इसके ये ध्रुव से जो दूरी होती है उस दूरी को ही हम कह देते हैं क्या, इसकी फोकस दूरी। इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बात। तो गोलीय दर्पण के फोकस की उसके ध्रुव से दूरी उस गोलीय दर्पण की क्या कहलाती है, फोकस दूरी, और इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। और अगला दे रखा है हमें गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखी। भाई गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखी। तो भाई ये हमारा गोलीय दर्पण है। यदि इस गोलीय दर्पण को ऐसे बढ़ा दिया जाए तो ये एक वृत्त बन जाता है, सर्कल बन जाता है, और ये सर्कल का क्या कहलाता है भाई, केंद्र। और केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारी कहलाती है क्या, त्रिज्या। तो इसके आधे भाग को हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने ये ले लिया इसका आधा भाग, और इसको बाहर से हमने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया एक गोलीय दर्पण, जिसको हम कहेंगे अवतल दर्पण, और ये इसका केंद्र बिंदु कहलाएगा क्या, सी। तो गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, इसको यदि ऐसे मिलाया जाए तो ये एक गोला बन जाएगा। इस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही हम गोलीय दर्पण की क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बात। तो ये कहलाती है हमारी इसकी गोलीय दर्पण की क्या, वक्रता त्रिज्या। दूसरा हमें क्वेश्चन दे रखा है क्या, कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। तो वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण की क्या होगी भाई, ये इसके गोलीय दर्पण हो गया हमारे पास, और ए इसका सी केंद्र, जिसको हमने वक्रता केंद्र बुलाया। वक्रता केंद्र से इसके परावर्तक पृष्ठ, जिसे हम कहेंगे इसकी परिधि या परावर्तक पृष्ठ तक की जो दूरी होती है, उसे हम कह देते हैं इसकी क्या, वक्रता त्रिज्या। क्लियर। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की ही त्रिज्या को हम गोलीय दर्पण की क्या कह देते हैं, वक्रता त्रिज्या, और इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बात। और अगला हमें दे रखा है कि भाई परावर्तन किसे कहते हैं। भाई परावर्तन किसे कहते हैं, तो भाई परावर्तन की घटना में हमने पढ़ा था क्या, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं हम, परावर्तन। मान लो ये है हमारा क्या, एक दर्पण, ये एक समतल दर्पण है और चमकदार सतह है। इसको हम कह सकते हैं एक कैसी है ये सतह, चमकदार, एक चमकदार सतह है। और इस सतह पर ये प्रकाश की किरण आई, इससे टकराई, और टकराकर ये वापस लौट गई। टकराकर ये क्या लौट गई, वापस लौट गई। ये प्रकाश की किरण आई और टकराकर क्या हो गई, परावर्तित हो गई इससे। इसी को कहेंगे हम क्या, परावर्तन। अब ये परावर्तन जो है ना, ये परावर्तन भी दो प्रकार का होता है, कि एक तो बिल्कुल चमकदार सतह से परावर्तन होगा और एक खुरदुरी सतह से भी परावर्तन होगा। तो अभी जो था ना वो हमारा हो रहा था किससे, एक चमकदार सतह से परावर्तन। अब हम ले लेते हैं इसकी एक ये खुरदुरी सतह हमें दे रखी है जी। तो यहां से जो परावर्तन होगा वो परावर्तन जो होगा वो नियमित नहीं होगा। यहां से जो परावर्तन हुआ ये हुआ हमारा कैसा, नियमित, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। और खुरदुरी सतह से होने वाले परावर्तन को हम कहते हैं अनियमित परावर्तन। तो परावर्तन दो तरीके का होता है, एक चिकनी सतह से परावर्तन होगा या चमकदार सतह से परावर्तन होगा, जिसे हम कहेंगे चिकनी। ये जो चिकनी सतह है, इस चिकनी सतह से होने वाले परावर्तन को हम कहेंगे क्या, नियमित परावर्तन। और जो हमारी खुरदरी सतह है, खुरदरी सतह, उस सतह से होने वाले परावर्तन को हम कहेंगे क्या, अनियमित
परावर्तन। तो भाई परावर्तन है क्या कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली या खुरदुरी सतह से टकराती है तो उस सतह से टकरा कर वो जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का क्या कह देते हैं भाई, परावर्तन कह देते हैं। क्लियर। मान लो ये प्रकाश की किरण हवा से आ रही थी तो वापस लौट के भी कहाँ जा रही है, ये हवा में जा रही है। ये प्रकाश जो वापस लौट के जा रहा है, परावर्तित हो रहा है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं और जिसे हम आपतित किरण कहते हैं, और ये इनका कहलाता है क्या, अभिलंब, जिसकी चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। क्लियर बात। अब आ जाते हैं हमारे परावर्तन के क्या नियम। तो परावर्तन के नियम को लेने के लिए फिर से हमें वही, ये हमारी एक सतह ले ली हमने, एक चिकनी सतह भी हो सकती है, एक खुरदुरी भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम ले रहे हैं कैसी, चिकनी सतह। ये इसका एक अभिलंब कहलाएगा। ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये परावर्तित होकर वापस जा रही है, तो इसे हम कहेंगे क्या, परावर्तित किरण। ठीक है। और ये कहलाएगी हमारी क्या, आपतित किरण। मान लो जिस भी सोर्स से, मान लो सूर्य का प्रकाश है तो ये कहलाएगी हमारी क्या, आपतित किरण। सूर्य के प्रकाश से एक प्रकाश की किरण हम चल के यदि आ रही है, किसी सतह से टकरा रही है, और इसे हम बोलेंगे क्या, अभिलंब। ये हमारा कहलाएगा क्या, अभिलंब। तो बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियमों की कि आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होने चाहिए भाई साहब। सबसे पहली बात है, परावर्तन होने के लिए जो हमारी आपतित किरण है और जो हमारी परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, वो तीनों एक ही तल में होने चाहिए। दूसरी बात यदि हम करें कि हमारी जो आपतित किरण है और जो हमारा अभिलंब है, ये जो आपतित किरण है और जो अभिलंब है, इनके बीच में हमारा एक कोण बनता है जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। और हमारा जो अभिलंब है और जो परावर्तित किरण है, उसके भी बीच में एक कोण बनता है जिसे हम कोण आर कहते हैं। कोण आर का मतलब है परावर्तन कोण और कोण आई का मतलब है आपतन कोण। तो दूसरे नियम के अनुसार कि हमारा जो आपतन कोण है आई, वो बराबर होना चाहिए किसके, परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। दूसरा नियम इसका ये बनता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। दूसरा है कि मान लो ये आपतित प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आ रही है, मान लो ये हवा से वापस हवा में आ रही है और हवा में ही इसको वापस लौटना चाहिए। तो तीन नियम हमारे परावर्तन के हो गए क्या, कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा पॉइंट था कि आपतन कोण, परावर्तन कोण का मान बराबर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट था कि प्रकाश की किरण को जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौटना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है भाई, परावर्तन, और तभी वहां परावर्तन होगा। क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये। बात करते हैं अगले पॉइंट की, और अगले पॉइंट में हमें दे रखा है क्या, अपवर्तन। तो बात करते हैं, हमने बात की थी कि अपवर्तन किसे कहते हैं और अपवर्तन के नियम लिखिए। सॉरी, परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के क्या लिखिए, नियम लिखिए। तो परावर्तन वाली कंडीशन में प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आ रही थी उसी माध्यम में लौटकर वापस जा रही थी। लेकिन बात यदि अपवर्तन की जाए तो अपवर्तन में ऐसा नहीं होगा। अपवर्तन में प्रकाश की किरण क्या होगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। जैसे ये हमारी एक सतह है, इस सतह को हमने ये पॉलिश कर दिया और एक साइड हम ले लेते हैं क्या, हवा। इधर माध्यम है हमारा क्या, हवा, और इधर हमने ले लिया क्या, माध्यम दूसरा क्या, पानी। क्लियर बात। और ये हमारा अभिलंब कहलाएगा, ये अभिलंब कहलाएगा। क्लियर। तो ये है हमारी आपतित किरण, इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। और ये प्रकाश की किरण जाना तो इसको कैसा चाहिए, सीधा, लेकिन ये सीधा ना जाकर या तो इधर मुड़ जाएगी या ये इधर झुक जाएगी, इस तरीके से। इस घटना को बोलते हैं हम क्या, अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब हुआ कि प्रकाश वैसे हमेशा सीधी रेखा में चलता है, लेकिन जब प्रकाश माध्यम बदलता है तो माध्यम बदलने पर प्रकाश अपनी दिशा को भी परिवर्तित कर लेता है।
मुड़ जाता है, मतलब जिसे हम कहेंगे, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक उन अलग अलग होने के कारण, क्यों, क्योंकि हवा का अपवर्तनांक अलग होगा और पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, अलग होगा। अलग अलग होने के कारण प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है, और यह प्रकाश की किरण का मुड़ना एक तरफ होगा। एक तरफ मतलब या तो ये अविलंब की तरफ झुकेगी या अविलंब से दूर हटेगी। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस माध्यम का अपवर्तनांक कम और किस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है, अधिक है। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का क्या कह देते हैं भाई, परावर्तन कह देते हैं। और ये कहलाएगी हमारी क्या, आपतित किरण। आपतित किरण, और इसे कहेंगे हम क्या, निर्गत किरण। निर्गत किरण, क्लियर बात। ये कहलाएगी हमारी क्या, निर्गत किरण। और ये कहलाएगा हमारा क्या, आपतन कोण आई, और इधर अविलंब और इसके बीच में ये कहलाएगा हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण आर। क्लियर बात। तो बात करते हैं अगले स्लाइड में, और अगली स्लाइड में हमें दे रखा है क्या, अपवर्तन के नियम। जस्ट अपवर्तन के नियम, एक छोटा सा डायग्राम फिर से बनाते हैं। ये रहा, और ये सतह हमारी चमकीली, और ये हमारा अविलंब, ये आने वाली किरण जिसे हम कहेंगे आपतित किरण। और किरण को जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन ये अविलंब की ओर क्या हो गई, मुड़ गई। तो यहाँ जो कोण बनेगा इसे हम कहेंगे आर, और ये जो कोण बनेगा इसे हम कहेंगे क्या, आई। इसे कहेंगे हम आपतन कोण और इसे कहेंगे हम निर्गत कोण। तो कंडीशन क्या बनी, देखो पहली पॉइंट के लिए कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण या निर्गत किरण जिसे हम कह सकते हैं, और अविलंब, ये भी तीनों एक ही तल में होने चाहिए भाई, क्या होने के लिए, अपवर्तन होने के लिए। दूसरा कि दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रियल नियम है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या जिसे हम साइन आई कहते हैं, और अपवर्तन कोण की ज्या जिसे हम साइन आर कहते हैं, इनके बीच में एक निश्चित अनुपात होता है। इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। जैसे कि म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये एक निश्चित अनुपात होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। क्लियर बात। तो भाई प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए, निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या जिसे हम साइन आई कहेंगे, और अपवर्तन कोण की ज्या जिसे हम साइन आर कहेंगे। इन दोनों के बीच में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यही हमारा बाद में चल के क्या कहलाएगा भाई, अपवर्तनांक कहलाएगा। क्लियर बात। इसी को हम बाद में चल के क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। तो ये थे अपवर्तन के दो नियम। और अगला स्लाइड में है हमारा क्या, अपवर्तनांक। भाई अपवर्तनांक किसे कहते हैं, जस्ट अभी हमने इसको डिस्कस किया था अपवर्तनांक को। क्या कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। और इसी अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, या इसी को हम सापेक्ष अपवर्तनांक भी कह देते हैं। और इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। भाई क्या कहलाता है हमारा, ये अपवर्तनांक कहलाता है। तो म्यू बराबर अपवर्तनांक क्या हो जाएगा हमारा, म्यू बराबर अपवर्तनांक के लिए हम लिख सकते हैं क्या, क्या पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, फर्स्ट माध्यम में प्रकाश की चाल बटे बटे में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की
चाल। भाई ये इसका सूत्र बनेगा। तो बात यदि की जाए किसकी, अपवर्तनांक की, तो परिभाषा हम लिख सकते हैं कि अपवर्तनांक जो है ना वो हमारी एक विमाहीन राशि है। विमाहीन राशि है, जैसे हम यूनिट लेस भी कह सकते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं मिलेगा हमें। क्यों? क्योंकि हमें ये जो राशि मिली है ना, दो राशियों के अनुपात की वजह से मिली है, और दो राशियों के अनुपात की वजह से मिलने की वजह से ये राशि क्या हो गई, एक आपकी यूनिट लेस हो गई। तो क्या कहें भाई, अपवर्तनांक क्या है भाई, अपवर्तनांक प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब एक माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम क्या कह देते हैं भाई, अपवर्तनांक कह देते हैं। और ये अपवर्तनांक हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक को कहते हैं हम सापेक्ष अपवर्तनांक और एक को कहते हैं हम निरपेक्ष अपवर्तनांक। और यदि निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात की जाए तो यदि अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष निकाला जाए तो हम उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कह देते हैं। और यदि प्रकाश के सापेक्ष यदि अपवर्तनांक निकाला जाए तो उसे हम प्रकाश, या हम बोल सकते हैं किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष निकाला जाए तो हम उसे सापेक्ष अपवर्तनांक कह देते हैं। क्लियर पॉइंट। तो ये था हमारा क्या, अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक के बाद हम आते हैं कि अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक, हमारा जो म्यू है उस म्यू को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करें हमारे इस म्यू को प्रभावित करने वाले कारकों में कि माध्यम का तापमान बढ़ाने पर उस माध्यम का अपवर्तनांक घट जाता है। भाई यदि माध्यम का हमने क्या किया कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, भाई तापमान बढ़ा दिया हमने, तापमान बढ़ाने पर माध्यम का अपवर्तनांक घट जाता है। भाई पहला पॉइंट ही है हमारा कहने का मतलब। दूसरा है माध्यम की प्रकृति। तो अब अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि सघन माध्यम होगा या तो विरल माध्यम होगा। सघन माध्यम मतलब उसमें अणु परमाणुओं की संख्या क्या होगी, ज्यादा, और विरल माध्यम मतलब उसके अंदर अणु परमाणुओं की संख्या क्या होगी, कम। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमने बात की हवा, हवा और पानी की, तो पानी का अपवर्तनांक ज्यादा होगा और हवा का अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। किसकी तुलना में, हवा और पानी की तुलना में। क्योंकि हवा एक कैसा है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम, और पानी एक कैसा है आपका, सघन माध्यम। तो सघन और विरल वास्तव में है क्या, सघन का मतलब ये है कि यदि इसके अंदर अणुओं परमाणुओं की संख्या ज्यादा है या इसकी सांद्रता ज्यादा है तो उसे हम सघन माध्यम कहेंगे। और विरल माध्यम मतलब इसके अंदर हवा है या अणुओं की परमाणुओं की सांद्रता क्या है, कम, तो हम उसे विरल माध्यम कह देंगे। तो ये जो अपवर्तनांक है एक तरीके से एक सापेक्ष राशि है जिसे एक दूसरे के सापेक्ष मापा जाता है। तो डिपेंड करेगा, यदि हम बात करें यहाँ पे माध्यम की प्रकृति, और माध्यम की प्रकृति में यदि माध्यम कैसा है, सघन आपका, और या तो माध्यम होगा आपका क्या, विरल, विरल माध्यम। तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, कम, और सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा। क्लियर। तो ये था दूसरा पॉइंट हमारा। तो माध्यम की प्रकृति पर भी क्या निर्भर करता है, अपवर्तनांक, जिसमें हमारा ये जो विरल माध्यम है उसका अपवर्तनांक लिख सकते हैं हम, विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है सघन माध्यम के अपवर्तनांक के सापेक्ष। विरल में हम बोल सकते हैं कि मान लो ये हवा है और हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, पानी है। तो पानी का अपवर्तनांक हवा के अपवर्तनांक से क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरी बात करें कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और रंग पर भी भाई अपवर्तनांक निर्भर करता है। क्या है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यदि बढ़ा दी जाए, तरंग दैर्घ्य यदि बढ़ा दी जाए, तीसरे पॉइंट में हम बात करते हैं, तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यदि तरंग दैर्घ्य बढ़ा दी जाए तो अपवर्तनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। और यदि तरंग दैर्घ्य घटा दी जाए तो अपवर्तनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये तीसरा पॉइंट हमारा ये था कि अपवर्तनांक निम्न कारकों पर निर्भर करता है। क्लियर भाई, याद रखना अच्छे से क्वेश्चन को। दूसरी बात, अब यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, किसका, लेंस का। अक्सर नाम आप लोगों ने सुना होगा भाई, लेंस। तो लेंस क्या है भाई, जैसे अभी हमने पढ़ा था भाई दर्पण, दर्पण के बारे में अभी हमारे जो क्वेश्चन चल रहे थे उसमें हमने देखा क्या
कि दर्पण जो होता है ना वो एक अपारदर्शी माध्यम होता है। अपारदर्शी माध्यम, भाई सबसे पहला पॉइंट तो ये है। क्यों? क्योंकि दर्पण हम उसी को कहेंगे जिसकी एक सतह क्या होती है भाई, पॉलिश होती है, दूसरी सतह से हमें प्रतिबिंब बनाना होता है। लेकिन यदि बात की जाए लेंस की, तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है। इसके अंदर प्रकाश एक साइड से प्रवेश करेगा और दूसरी साइड से क्या होगा, निकलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि लेंस के अंदर जो घटना होने वाली है वो अपवर्तन की घटना होने वाली है। अपवर्तन, अपवर्तन क्यों? क्योंकि प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना पड़ेगा, और प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो वहां पे कौन सी घटना होती है हमारी, प्रकाश की अपवर्तन की। और परावर्तन वाली घटना में प्रकाश जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम से वापस लौट जाता है। तो लेंस की यदि बात की जाए तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम है, होता है, और यह दोनों ओर से पारदर्शक होता है, चाहे किसी भी तरफ से आप इस पर प्रकाश डाल लीजिए। और लेंस होते हैं हमारे कितने प्रकार के, दो प्रकार के। इसमें सबसे पहला लेंस है हमारा अवतल लेंस और दूसरा लेंस है हमारा क्या, उत्तल लेंस। अवतल लेंस की बात की जाए तो ये अवतल लेंस का डायग्राम होता है हमारा। अवतल लेंस हमारा जो होता है ना, किनारों पर तो मोटा होता है और बीच में क्या होता है भाई, चपटा होता है। उत्तल लेंस की यदि बात की जाए तो उत्तल लेंस हमारा जो है ना वो किनारों पर तो क्या होता है भाई, पतला, और बीच में क्या होता है भाई, ये मोटा होता है। ये पहचान है हमारी किसकी, अवतल लेंस की और किसकी, उत्तल लेंस की। और आगे बात करते हैं स्लाइड में। सबसे पहले हमें दे रखा है क्या, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस को हम कह देते हैं क्या, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर बात? तो उत्तल लेंस मतलब उठा हुआ, कहाँ से उठा हुआ, मतलब बीच में से उठा हुआ, जी हमारा उत्तल लेंस कहलाएगा। तो लेंस का यह एक प्रकार है, मध्य से थोड़ा सा मोटा होता है और किनारों से थोड़ा सा क्या होता है भाई, पतला होता है, उसे हम कह देते हैं क्या, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं भाई। इसका एक और नाम है जिसे हमें याद रखना है भाई, इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी, क्लियर बात, याद रखना है, अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। और इसका उपयोग दूरदृष्टि रोग, आगे हमें एक रोग मिलेगा जिसे हम दूरदृष्टि रोग कहेंगे, हमारी आंखों से संबंधित है, दूर दृष्टि रोग, दूरदृष्टि रोग, इसका निवारण करने में हम इसका उपयोग करेंगे। दूसरा, हम इसका उपयोग दूरबीन में भी करेंगे। दूसरा, हम इसका उपयोग प्रयोगशाला में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। तो उत्तल लेंस की पहचान यही है कि भाई उत्तल लेंस बीच में से थोड़ा सा मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है, ठीक है। और इसका उपयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण में करेंगे, दूरबीन में इसका उपयोग किया जाएगा और प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग किया जाएगा। क्लियर बात? वैसे ही हमारा फिर आ जाता है क्या, अवतल लेंस। जैसे हमने उत्तल लेंस को अभी अभिसारी लेंस बोला था, वैसे ही हम अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी अभी आपको आगे मिल जाएंगे। अवतल लेंस, इसको कॉनकेव बोला जाता है, और यह लेंस का एक प्रकार है जो बीच में पतला होता है भाई। ये रहा हमारा ये लेंस। अवतल लेंस की बात करें तो बीच में क्या होता है भाई, ये पतला, और किनारों पर क्या होता है भाई, ये मोटा होता है। और इस लेंस का उपयोग हम निकट दृष्टि दोष का निवारण करने में करेंगे। निकट दृष्टि दोष का निवारण करने में करेंगे भाई। अभी दिमाग में आ रहा होगा भाई ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है, तो इनको बिल्कुल आगे अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे। और इसका मुख्य रूप से उपयोग यदि किया जाए तो वाहनों की हेडलाइट में हम पढ़ चुके हैं। मोतियाबिंद के निवारण, भाई अक्सर आपने सुना होगा कि आंखों में किसी के यहाँ मोतियाबिंद हो जाता है, तो उसका निवारण करने के लिए भी हम किसका उपयोग करेंगे भाई, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा क्या, अवतल लेंस। और आगे दे रखा है भाई हमारे लिए क्या, अभिसारी लेंस। जस्ट हम इसको अभी पढ़ चुके हैं कि वे प्रकाशिक लेंस जो आपतित समांतर किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर अभिसारित कर देते हैं। जैसे कि ऐसा काम किया जाता है किसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा। तो ये रही इसकी मुख्य अक्ष, और इस पे आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, उन प्रकाश की किरणों को, जैसे कि ये एक प्रकाश की किरण आई इस पर और ये एक प्रकाश की किरण आई, और इन प्रकाश की किरणों को इसने कर दिया क्या, अपवर्तित। और अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर जाकर क्या हो गई, इकट्ठी हो गई, एकत्रित हो गई।
तो इसी को कहेंगे कि अभिसारी लेंस वही है हमारा जो प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, अभिसारित कर देता है, एक बिंदु पर उनको क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। तो हम इस लेंस को, इसी उत्तल लेंस को एक नाम से और जानते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं, अभिसारी लेंस कह देते हैं। क्लियर बात। वैसे ही आता है हमारा एक और अपसारी लेंस भी बोला जाता है, और अपसारी लेंस हम बोलते हैं किसे, अवतल लेंस को। और ये जो अवतल लेंस होता है, ये अवतल लेंस इसके मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है भाई, ये फैला देता है। जैसे ही अपवर्तन होगा तो ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा भाई, फैला देगा। ये आने वाली प्रकाश की किरणें थी इसकी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अपसारी लेंस बोल देते हैं। समांतर किरणों को अपवर्तन के पश्चात ये क्या कर देता है भाई, फैला देता है। तो इसे हम क्या देते हैं, क्या, अपसारी लेंस। क्लियर बात। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, आवर्धन किसे कहते हैं भाई। आवर्धन क्या है भाई हमारा। तो भाई आवर्धन कुछ नहीं है भाई, आवर्धन किसी प्रकाशिक युक्ति के द्वारा। अब प्रकाशिक युक्ति क्या हो सकती है भाई, वो हमारी सूक्ष्मदर्शी भी हो सकती है, वो हमारी दूरदर्शी भी हो सकती है। तो हमारे पास जो भी है, या तो वो छोटी वस्तुओं को हम बड़ा करके देखेंगे, या बड़ी वस्तुओं को, बहुत दूर की वस्तुओं को हम पास में करके देखेंगे, तो उसे दूरदर्शी कहेंगे। तो इन प्रकाशिक युक्तियों के द्वारा आवर्धन की यदि बात की जाए, तो आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। मान लो आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करते हैं भाई, हमने इसको बोल दिया आवर्धन। तो ये हमारा आवर्धन होगा क्या, कि यदि किसी प्रकाशिक युक्ति के द्वारा प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, प्रतिबिंब कितना ऊंचा बनना है या कितना बड़ा बनना है, तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। भाई बिंब किसे बोला जाएगा, बिंब बोलेंगे हम वस्तु को, बिंब की ऊंचाई। इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कह देते हैं, आवर्धन। जैसे कि हम इसका सूत्र लिख सकते हैं, एम भी बराबर हम एच बटे एच डैश भी बोल सकते हैं, एच डैश बचे एच भी बोल सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं। ये हमारी कहलाएगी क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये कहलाएगी हमारी क्या, बिंब की ऊंचाई। तो एक तरीके से आवर्धन वास्तव में क्या है, आवर्धन का मतलब है कि किसी प्रकाशिक युक्ति के द्वारा जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कितना गुना बड़ा बन रहा है, वस्तु से कितना गुना बड़ा बन रहा है, या वस्तु से कितना गुना छोटा बन रहा है। यही वास्तव में आवर्धन है, कि किसी भी, जैसे सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा छोटी छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके दिखाया जाएगा। तो एक छोटी सी वस्तु को सूक्ष्मदर्शी बहुत बड़ा करके दिखा देगी, तो उसका क्या कहलाएगा, आवर्धन। जितना ज्यादा बड़ा या जूम करके दिखाएगी वो उसका आवर्धन कहलाएगा। और दूरदर्शी हमारी दूर की वस्तुओं को पास में करके दिखाएगी। तो यही है हमारा आवर्धन, कि किसी वस्तु के द्वारा कितना बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है, वो उसका क्या कहलाता है, आवर्धन। क्लियर। तो आज की क्लास के ये थे हमारे क्वेश्चन, जो हमारे कुछ लेंसों से संबंधित थे और दर्पण से संबंधित थे। क्लियर। तो ये थी हमारी क्या, सेकंड क्लास भाई। और फर्स्ट क्लास में हमने इसके कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस किया है अभी हाल ही में। तो फिजिक्स का अभी ही जस्ट हाल ही में क्लास स्टार्ट हुई है आपकी, जिसमें पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस किया, और लेंस और दर्पण से रिलेटेड आज भी हमने सेकंड क्लास में कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। तो भाई सेशन चल रहा है आपका 23-24, अभी हाल ही में आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं फरवरी में, 5 या 6 तारीख से बोर्ड एग्जाम। एमपी बोर्ड ने अपनी एग्जाम की डेटें घोषित कर दी, और क्लास 10th फिजिक्स की हम अभी हाल ही में क्या कर रहे हैं भाई, स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी फिजिक्स का पहला ही चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। और इसकी हमारी पहली क्लास क्या हो चुकी है, कंप्लीट। और आज हमारी इसकी दूसरी क्लास भी क्या हो गई है, कंप्लीट। आगे आने वाली तीसरी क्लास के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसकी जो तीसरी क्लास होगी वो भी आपको समय से क्या हो सके, मिल सके। तो भाई सभी लोग बढ़िया अच्छे से तैयारी कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 पोर्शनों में हमें 10th क्लास की जो साइंस है वो दे रखी है, जिसमें कुछ चैप्टर हमें फिजिक्स के दे रखे हैं, कुछ चैप्टर हमें बायोलॉजी के दे रखे हैं, ठीक है। और कुछ चैप्टर हमारे क्या हैं, केमिस्ट्री के हैं। तो देखा जाए तो केमिस्ट्री का
पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं भाई। केमिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं और बायोलॉजी भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री की दोनों की ही क्लासेस की प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर इनकी पिछली क्लासों को आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। आगे आने वाली क्लासों को आप ज्वाइन करें जिसमें हमारी फिजिक्स की क्लास चल रही है। तो मिलते हैं आपसे फिजिक्स की तीसरी क्लास जो होगी उसमें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।